अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात है और बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। स्पेशली वो लोग जो कि कोविड जैसी सिचुएशन से या फ्लड जैसी सिचुएशन से नबर्द आजमा है और इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी चैलेंज को फेस करते हैं उसके लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के अल्फाज हमारी हिम्मत को तोड़ देते हैं। उनका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा होता है, शायद उनकी नीयत ऐसी नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज़ यानी जो अंदाज़े गुफ्तगू आप अपनाते हैं वो कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दूसरों की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, दूसरों को इंसल्ट करते हैं और फिर उम्मीद ये रखते हैं कि हमारी इस दिल आज़ारी से, हमारी इस इंसल्ट से जो है किसी को दुख ना हो और कोई हमारी इस हरकत को ये समझे कि हमने सिर्फ सच बोला है। बानो कुद्सिया की कही हुई ये खूबसूरत बात है। हमें हमेशा बात करते हुए ये सोचना चाहिए कि जिन अल्फाज का चुनाव हम कर रहे हैं, आया कि क्या सामने वाले को वो तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा दीन इससे मना करता है। हमारा दीन खूबसूरत गुफ्तगू करने को हमें कहता है, लेकिन दूसरे की दिल आज़ारी करने से मना करता है। और फैसल, हम हमेशा से एक बात बचपन से सुनते हैं कि जब आपका मुंह खुलता है ना तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। इसलिए जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आपने डिलीवर करना है, किसी को कोई मैसेज देना है, किसी से कुछ शिकायत करनी है, किसी को आपने कोई बात समझानी है, वैसे तो हमेशा ये कहा जाता है कि किसी को अगर आपने समझाना है या कोई कंप्लेन करनी है तो आप अकेले में उसको समझा दें। जब भी आपने किसी से कोई शिकवा करना है तो हमेशा अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि ना उसको बुरा लगे और वो आपकी बात समझ भी जाए, बजाय इसके कि उससे लगे कि इसने मुझे जलील किया है, मेरी तजलील की है या मेरी दिल आज़ारी की है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये खूबसूरत बात, आज जो हमने जिस तरह से, जिस अंदाज से आप तक ये बात पहुँचाई है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए। लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि सच आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेहनत में अज़मत होती है और मेहनत करने में किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। चाहे आप एक ठेला लगा के कमा रहे हैं, चाहे आप एक मिनी रेस्टोरेंट के थ्रू कमा रहे हैं, चाहे आप कपड़े पे काम करके, चाहे आप किसी भी तरह से कमा रहे हैं, लेकिन आप मेहनत से अगर कमा रहे हैं ना तो आपको अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आती है, फेस करने का हौसला किसी किसी के अंदर होता है। कराची की गुलनाज आंटी की मैं बात करूंगी, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी और मुश्किल वक्त में किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने का फ़ैसला किया। अब आंटी जो हैं वो कहाँ पे अपना स्टॉल लगाती हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ पे टेस्ट भी किया दाल चावल, ठीक है। तो इस सब पे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आंटी साहब की मुलाकात भी कराते हैं। तने तन्हा अपनी मदद आपके तहत मेहनत में अजमत की मिसाल कायम करती ये वही गुलनाज आंटी हैं जिनके दाल चावल और दीगर खानों की इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। गुलनाज आंटी ने 2006 में शौहर की वफात के बाद घर का बना खाना मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त करना शुरू किया था और अब उन्होंने सोहराब गोट के करीब सगीर सेंटर पर अपना फूड स्टॉल लगा लिया है, जहां वो फैक्ट्री मुलाजिमीन को महीने के आखिर में बगैर पैसे लिए भी खाना खिलाती हैं। महंगाई का दौर कितना गुज़र करना मुश्किल है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये काम अच्छे तरीके से कर सकती हूँ तो मुझे ये करना चाहिए। बनिस्बत ये कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। मेरे यहाँ लगाने का मकसद ये था कि 70 रुपए के मैं दाल चावल इसलिए बेचूँ कि यहाँ पर फैक्ट्री के जो लोग हैं, वो वर्कर जो हैं, वो तकरीबन महीने के आधे महीने में उन लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं और जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैंने उस 6 से 7 दिन में ये अंदाज़ा लगाया कि कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं अगर किसी का काम आ सकती हूँ तो मैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फूड किचन के नाम से गुलनाज आंटी 70 रुपए में दाल चावल, चना रोटी और सब्जी फरोख्त करती हैं, जिन्हें खाने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं और घर के बने खानों का मजा ले रहे हैं। मैं डिफेंस से आया हूँ सिर्फ इनके दाल चावल खाने के लिए। और लगे कैसे? बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और सबके लिए इनकरेजमेंट यही है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो बाहर आएँ, निकलें और इस तरह के काम करें और हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस उम्र में भी मेहनत कर रही हैं खातूनों की भी, गर्मी भी है, अच्छी बात है, बड़ी। मैंने तो जी छोले खा रहा हूँ मैं,
और क्योंकि चावल ज़रा सा मना है मुझे, इसलिए वो ट्राई नहीं किए मैंने, लेकिन बिल्कुल जैसे घर का खाना है वो वही मज़ा है। 60 साल गुलनाज अपनी जैसी खवातीन को हिम्मत हारने के बजाय मुश्किलात के आगे डट जाने का मशवरा देती हैं। मेहनत करने से आपके काम में भी बरकत होती है, आपके उसमें भी बरकत होती है, आपके रिस्क में बरकत होती है। तो कोशिश करें कि मेहनत करने बजाय इसके के गलत काम की तरफ जाएं। और बस मैं यही कह सकती हूँ, मेरी लोगों से यही इल्तिमास है कि जो भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। गुलनाज आंटी की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिन्हें वो अपनी इज्जत और मेहनत की कमाई से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हैं। एक ऐसे वक्त में जब जरा सी मुश्किल सर पर पड़ने के बाद लोग तलाश माश के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गुलनाज आपा का तलाश माश के लिए सिराते मुस्तकीम पर रहना मुआशरे के लिए एक रोशन मिसाल है। कैमरामैन इमरान खान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब गुलनाज आंटी और उनकी एक बेटी नेहा जुबैर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। और जब हम रिपोर्ट दिखा रहे थे तो गुलनाज आंटी की आंखों में आंसू हैं और अभी भी उनकी आंखें नम हैं। मैं आपको अम्मा कहूँगी क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं और इस एज में इतनी मेहनत हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, इस तरह से कोई स्टॉल लगा हो, दाल चावल फ़रोख्त करी हो, लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात ऐसी आ जाती है कि हमें इस तरह से करना पड़ता है। आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या ऐसी बात है जो कि ज़ुबान पे नहीं आ रही, लाना चाह रही है? बेटी समझ के मुझे आप बिल्कुल कह सकते हैं। खुशी हुई कि आप लोग, सब लोगों ने, आपके चैनल ने मुझे प्रमोट किया और मुझे सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी इस बात की है। और मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझती कि मैं मेहनत कर रही हूँ या मैं स्टॉल लगाई हुई हूँ। मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी से मांगूँ या किसी से इल्तिमास करूँ। तो बस यही वजूहत थी कि मैं आपसे नहीं, 10-15 साल से मैं संडे बाज़ार में, डिफेंस में जो संडे बाज़ार लगा करता था DHA का, मैं उसमें लगाया करती थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था, लेकिन वो फिर गिरा दिया गया। वहाँ पर कुछ DHA वालों ने बंगले वगैरह ही बना दिए गए, तो उसके बाद से वो फूड कोर्ट ख़त्म हो गया। सही। लेकिन अम्मा आपको पता है कि जो आप काम कर रही हैं ना, वो आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल हैं, आप एक रोल मॉडल हैं। आप बहुत सारे लोगों को बता रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं कि आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, मुश्किलात से भागना नहीं है, मेहनत करनी है। मेहनत में अज़मत है और अल्लाह के नज़दीक उस शख्सियत की बड़ी अहमियत होती है जो कि अपने हाथों से कमाता है। नेहा, आपका क्या किरदार है? आप अम्मी की कितनी हेल्प करती हैं? जैसे बता भी रही हैं ना अम्मी के, मैं पहले संडे बाज़ार में होती थी, अब इस तरह से स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। अम्मी के इस सफ़र में आपका कितना रोल है? जब संडे बाज़ार था तो उस वक्त जो है मैं स्कूल में थी, और जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पेपर्स भी होते थे। जब भी होता था, स्टार्टिंग में मैं तो नहीं गई, लेकिन एंड में जो है मैंने काफ़ी, मेरा अगला दिन पेपर भी होता था, लेकिन मैं जाती थी संडे को क्योंकि मुझे मज़ा आता था। वो एक इन्जॉयमेंट का एक इन्जॉयमेंट होने लगी थी। एक कहते ना कि आप मेहनत के बाद अगर आप 2000 भी कमा रहे हो ना आखिर में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको वो एक अलग खुशी होती है। तो अभी तो ये है कि अम्मा 5 बजे उठती हैं, तो उनके साथ 5 बजे उठ के सारा सामान करके, सारी चीज़ें करके, उनकी हेल्प करवा के वो खुद जाती हैं और वो वहाँ पे खुद लगाती हैं। अच्छा आंटी, ये मैं देख रहा हूँ कि यकीनन ये बड़ी हिम्मत की भी बात है, लेकिन वहीं पे देखने वालों के लिए ये भी एक चीज़ है कि आंटी ना बिजनेस स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त अपनाई है। पहले आप एक बाज़ार की आपने, अच्छा अब ये जो आपने किया फैक्ट्री के बाद, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है जी, ठीक है, लेकिन जो आपने माशाल्लाह कॉस्ट रखी हुई है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसीलिए अब सब मैं भी शायद इजीली अफोर्ड कर सकता है हर कोई। हर कोई अभी भी 70 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कुछ दिनों में ये अंदाज़ा लगाया। अच्छा जी, मतलब लोग आते तो क्या कहते हैं कि 70 में आप थोड़ा सा कम कर लें, कम दे दे, 50 का दे दे, 40 का दे दे, ये पैसे नहीं है। अच्छा, ऐसे भी होते हैं। तो जब कोई कहता है पैसे नहीं है तो क्या करती हैं? तो मैं क्या कहूँगी, देखिए रिस्क अल्लाह देता है, मुझे पता नहीं किसके नसीब से या किस तरह मिल रहा है, मुझे नहीं पता। और अल्लाह ताला ने देखिए आप लोग किस तरह से आप लोग, ये अल्लाह की मेरी नेक नियति थी, अल्लाह की तरफ से मदद थी जो आप लोगों के पास में आज बैठी हूँ। बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी मेहमान हैं और आप जैसे लोग जब तक हमारे मेहमान बनते रहेंगे, लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। अच्छा नेहा, मुझे बताएं कि आप पढ़ती भी हैं और माशाल्लाह से आप अम्मी का साथ भी देती है। अभी भी जब हम पैकेज दिखा रहे थे अम्मा रो रही थी, आपने हाथ पकड़ा था, हिम्मत आपने अम्मी की बांधे रखी कि नहीं आपने रो है। अच्छा मुझे बताएं कि एक चीज़ अम्मी ने शुरू कर दी,
एक दिया अम्मी ने जला दिया, अब इस चीज़ को आगे किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि ज़ाहिर है जिद्दतें आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं, आपका एक ज़ीरो से जो काम शुरू होता है उसको आप कहते हैं कि हमने बड़ा करना है, कुछ प्लानिंग सोची? जी, हमारी स्टार्टिंग से प्लानिंग थी कि मेरी अम्मा का बड़ा वो था कि रेस्टोरेंट खोलेंगे, क्योंकि इन्हें खाने का बहुत शौक है। लेकिन हम बहनों का था कि हम लोग सुपर मार्ट खोलें, ये करें, थोड़ा बहुत वो करें, सुपर मार्ट खोलें और ऐसे लोगों को रखें जो लड़कियां हो, काम जिनको जॉब की जरूरत है, जो काम करना चाहती हैं, अपने माँ बाप का साथ देना चाहती हैं। आजकल बहुत सारी जॉब में हैरेसमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है, वो देखने को मिलता है। तो ये था, मैंने कहा कि सिर्फ लेडीज का मार्ट टाइप का छोटा सा सुपर स्टोर होना चाहिए, इसमें सिर्फ लेडीज हो और वो काम करें। ये सोच माशाल्लाह से हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी एक छोटा सा थैला ही तो है, लेकिन वो एक छोटे सा आइडिया से ही जो ना कहते हैं कि कतरा कतरा बन के ही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने बड़ा राब्ता करके ना, मैं हालांकि आपको पता है मैं से नहीं चल पाती सही, मैं अनबैलेंस हो जाती। मेरे शौहर की डेथ के बाद से मैं बहुत बीमार हो गई थी, इतना बीमार हुई थी कि मैं बिल्कुल ही पैरालाइज की तरफ हो गई थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं इस चीज़ को। हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड गारमेंट्स फैक्ट्री में थे, प्राइवेट जॉब थी। अच्छा, प्राइवेट जॉब। जी। और ये अब मुझे ये बताइए कि ये आप कर रही हैं माशाल्लाह से, इतने अरसा हो गया है, सालों से, जब कोई आपके पास आता है और ये कहता है कि यार है नहीं मेरे पास, आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कर देती हैं मामलात, इसके बावजूद भी आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, सारे मामलात हो जाते हैं, घर बचा के ले जाती हैं। देखिए, आप चाहे तो आपका लाखों में करोड़ों में पूरा नहीं होता, सही। अगर आपकी ख्वाहिशात महदूद है ना, तो अल्लाह ताला उसी में बरकत डाल देता है। बेशक बेशक। और नेहा, आपने अब इस चीज़ को आगे ले जाना है और इसको और मज़ीद बढ़ाना है, लोगों के लिए और बड़ी मिसाल बनी है। अच्छा अम्मा, मुझे बताएं कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं या बहैसियत खातून आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, या तो घर वालों की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट किया जाता है या बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, आपके अपने बहन भाई हो गए, रिश्तेदार हो गए, करीबी ससुराली हो गए, क्या रिस्पांस था? देखिए, रिस्पांस दूसरों का तो बहुत अच्छा आता है। मैं आपको जनरली सच्ची बात बताऊं, पराए होते हैं। अच्छा, पराए होते हैं। बाकी आपके रिश्तेदारों का, अपने बहन भाई क्या कहते थे? बहुत कम आता है रिस्पांस। अच्छा, आपके अपने बहन भाई क्या कहते? मेरा किसी से भी कोई अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने सफ़र अपना अकेले ही शुरू किया है हस्बैंड की डेथ के बाद से, तो इसलिए मैं सिर्फ मेरे बच्चे और मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये जो मुझे अल्लाह पे यकीन है बस। ये जो सफ़र आपने शुरू किया, ये आपने अपने शौहर की ज़िंदगी में शुरू किया या नहीं, बाद के बाद? जी। अच्छा, तो ये मुश्किलात आम कैंसर हो गया था। अच्छा। हम सब कुछ लगा कर बैठ गए थे। आपको पता है कैंसर का मर्ज कितना महंगा होता है। तो वो 1 साल ही रहे, उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मैंने इद्दत के दिन गुजारे, तो इद्दत के अंदर ही मेरे सोच लिया था आपने? बिल्कुल नहीं, पैरों ने काम करना छोड़ दिया था मेरे। जी। तो डॉक्टर ने कहा कि उस वक्त अगर कोई एक इंजेक्शन आता 5 lakhs का, वो अगर लग जाता ना तो, लेकिन वक्त और हालात ऐसा था कि हम शायद नहीं। बच्चे कितने बड़े थे उस वक्त आंटी? बच्चे छोटे ही थे, 2006 में हुआ था। 2006 में, तो उस वक्त स्कूल गोइंग होंगे। अच्छा आंटी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अंकल के इंतकाल के बाद बच्चों की पढ़ाई और ये सारे मामलात आपने अपने कांधों पे उठाए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये मुझे बताइए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने कांधों पर ही उठाया, क्योंकि और कोई मेरा अच्छा। और इसी एक फूड स्टॉल से आपने सारी चीज़ें? जी, मैं अपने फूड को ही लेकर चली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो नेहा, आप सबसे बड़ी हैं घर में? नहीं, इनसे बड़ी मेरी बेटी है, उन्होंने बीकॉम किया। आप जो हैं अम्मी का साथ देती हैं, जो बड़ी बहन है वो भी जॉब करती है? वो पार्ट टाइम अभी जॉब पे लगी है। सही है। और जो भाई है वो छोटा है, भाई भी पढ़ता है? ठीक है, भाई पढ़ता है ना? अच्छा, और वो भी अम्मा का साथ देता है कि जैसे संडे है तो स्टॉल पे चला गया अम्मी के साथ? अरे सबसे अच्छी चीज़, सबसे खास चीज़ तो हमने पूछी नहीं, क्या क्या है मेन्यू में, और लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? लगे ना तो हम आंटी के स्टॉल पे चले जाएं खाना। अगर अभी भी डिफेंस में किसी से पूछेंगे ना मेरे दाल चावल, तो आप यकीन करें ये फहद खान वगैरह जो है मेरे स्टॉल पे सिर्फ संडे बाजार में दाल चावल खाने आते थे। वो कहते आंटी सिर्फ हम दाल चावल खाने आते हैं संडे के संडे आपके पास। अच्छा, तो दाल चावल होते हैं, सालन, रोटी, और मेरे पास छोले होते हैं, मुर्ग छोले होते हैं, और उसके बाद में एक जो सरप्राइज मेन्यू है, मेरे पास एक डिश होती है, वो सरप्राइज होती है। सरप्राइज, वाओ, यानी इस स्टॉल पे आपको सरप्राइज खाना भी मिलता है। एक दिन अगर कड़ी है तो दूसरे दिन क्या होगा वो आपको नहीं पता, मुझे पता होगा। ठीक है, तो बस अब जब भी हमें दोपहर के वक्त में भूख लगेगी ना, हम फौरन से आंटी के स्टॉल का रुख करेंगे। माशाल्लाह
बेहतरीन आप काम कर रही हैं और सबसे खुशी की बात कि फैमिली इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के हाथ बंधे हुए हैं। और जब आप एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो फिर मुश्किलात चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनती हैं। थैंक यू सो मच अम्मा, आप मौजूद थी। थैंक यू सो मच बहन, आप हमारे साथ हमारे पास आई। और वो तमाम बहनें, वो तमाम माएँ, वो तमाम बेटियाँ जो हमें देख रही हैं और कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ें, इंतजार ना हिम्मत करें, इंतजार ना करें। मौके कभी आते नहीं आपकी दिल पे, आपको मौके पैदा करने पड़ते हैं। आप हिम्मत करेंगे तो हाथ आपके रिश्तेदार ना पकड़ें, अल्लाह तो है ना पकड़ने। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हिम्मत करें और आगे बढ़ें। अच्छा जी, हम भी जरा आगे बढ़ जाते हैं। शादी की तकरीब हो या बच्चे की बिस्मिल्लाह की रस्म हो, घर में मिलाद हो या फिर मजलिस हो, सालगिरह पे भी होता है ऐसा। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में फौतगी भी हो जाए तो बिरयानी की देग का ऑर्डर लाजिम है। मतलब ये हमारा एक कल्चर ऐसा बन गया कि भाई देग तो लाजिम आपने ऑर्डर करनी है, और वो भी बिरयानी की, और उसमें भी बोटियां बहुत सारी हों। मगर इस बिरयानी की देग में कीमतों की क्या खिचड़ी बन रही है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से हम जानते हैं, वो गए, उन्होंने रेट्स पता किए, पुराने रेट्स नए रेट्स को कंपेयर किया। बिरयानी वो नहीं लेकर आए, शिकवा है हमारा खुर्शीद भाई से कि क्यों नहीं लेकर आए, शायद महंगी थी इसलिए नहीं लेकर आए। अच्छा। लेकिन आपको दिखा देते हैं। घर में शादी की तकरीब हो, मिलाद हो, मजलिस हो, बच्चे की सालगिरह हो, हत्ता के फौतगी, बिरयानी की देग का ऑर्डर लाजमी दिया जाता है। मगर बिरयानी की इस देग में कीमतों की क्या खिचड़ी पक रही है, मालूम करते हैं किसी पकवान हाउस पे। ये बताएं कि अभी चिकन की बिरयानी 10 किलो की अगर मैं बनवाऊँ तो कितने की बनेगी? अभी चिकन की बिरयानी 10 किलो की जो है 13,000 रुपये की है। और पिछले साल कितने की थी जनाब? पिछले साल 9,000 रुपये की थी। इतना फ़र्क अब कैसे आ गया? देखिए, चावल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। हर चीज़ों के रेट डबल हो। अब हमारा जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो तो बिल्कुल ही तकरीबन समझ लें ख़त्म हो गया। लेकिन सिर्फ क्या है कि काम करने के लिए कि काम हो जाए, पहले के रेट्स में अभी के रेट्स में बहुत फ़र्क है। अच्छा, और जाहिर है कि जब चिकन के मुकाबले में गाय का कुछ ज़्यादा महंगा है, तो बीफ बिरयानी कितने की है अभी और पहले कितने की थी? बीफ की बिरयानी अभी 16,000 रुपये की है। पहले बीफ की बिरयानी 11,000 रुपये की, 11,500 रुपये की हम चलाते थे। उसकी वजह क्या है कि चावल के रेट हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, दूसरी अशिया हो गई, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, घी, तेल, हर चीज़ ही महंगी हो गई। जिस तरीके से महंगाई का तूफान आया है उसके हिसाब से जो है ये महंगाइयाँ बढ़ी हैं। क्या चीज़ महंगी हो गई? चावल महंगे हो गए हैं, गरम मसाला जात महंगे हो गए हैं, घी महंगा हो गया है। तेल पहले हमारे पास 350 रुपये किलो आता था पाउच में, वो अब आ रहा है 520 रुपये किलो। आई समझ में? चावल 130 रुपये, 140 रुपये किलो आता था, वो 290 रुपये किलो, 300 रुपये से अब हो गया। हर चीज़ महंगाई है। अब मुख्तलिफ पकवान हाउसेस पर आपको बिरयानी की प्लेट भी मिल सकती है जो आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ खा सकते हैं। लेकिन शायद इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह हम मालूम करते हैं। ये बताएं कि बिरयानी की प्लेट अब कितने की है और पहले कितने की? सर, पहले ये हमारी बीफ बिरयानी जो होती थी वो होती थी 230 रुपये की, जो अब कन्वर्ट हुई है 270 रुपये में, क्योंकि महंगाई की वजह से आपके सामने। क्या महंगा हुआ? देखें, चावल, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ों पे रेट बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम मतलब बहुत अपनी उस पर रह के हमने इसको 270 रुपये की प्लेट करा हुआ है। और चिकन बिरयानी की प्लेट कितने की? चिकन बिरयानी की हमारी 230 की चल रही है। उसमें पहले कितने की थी? पहले वो 200 रुपये की थी। चिकन, गोश्त, चावल, तेल, घी, टमाटर, आलू, प्याज, हरा मसाला, किन किन चीज़ों का नाम लूँ? इन सब चीज़ों की महंगाई ने बिरयानी की देग को भी महंगा कर दिया है। कैमरामैन अकबर अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनसिपल टैक्स के मामले पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, जिसे कबूल नहीं किया गया। मुर्तज़ा वहाब अपने 1 साला दौर में कराची में कितनी तब्दीली ला सके या कितनी तब्दीली लाने में कामयाब हुए, ये का हम सवाल है। ये शहरी मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, अब ये शहरी कह रहे हैं तो इसलिए अब जानना बनता है। मोहम्मद अली हफीज़ ने अपनी रिपोर्ट में अहाता किया, देखिए। तकरीबन 1 साल बल्दिया उज़्मा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर रहा। पिछले 1 साल में हद्दुल इम्कान कोशिश की। शहर का बुरा हाल हो रहा है, नेक नियति का कोई फ़ायदा नहीं है। इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनकी 1 साला कारकर्दगी कैसी रही, कराची वालों से इस बारे में जानते हैं।
आपकी नज़र में कैसी कारकर्दगी थी मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब की एडमिनिस्ट्रेटर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची? भाईजान हुआ तो कुछ भी नहीं था, हुआ तो कुछ भी नहीं था। कराची का तो हाल बिल्कुल ऐसा हो गया, देखो तो आप चल नहीं सकते, एक टाइम नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा सकते, दूसरे टाइम मस्जिद नहीं जा सकते आप, बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है कि उनको और टाइम देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ रातों रात तो ठीक नहीं होती है। नेक नियति का कोई फायदा नहीं है। काम करते दिख रहे थे आपको? काम करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे थे, ये कि टीवी पे इनको आने का बहुत शौक था, वो आए भी, नज़र भी है टीवी पर। इनको रिज़ाइन तो बहरहाल पहले दे देना चाहिए था। आपको पता है जो अच्छा काम करता है उसको पीछे कर दिया जाता है, और जो आपको पता है ये साजिशें सब मिली भगत से, इस वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा मजबूरन। अगर 14-15 साल के मसाइल को लेकर मुर्तज़ा वहाब साहब को निशाना बनाया जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। कराची में एक साल के दौरान काम होते हुए देखा आपने मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हो बारिश के बाद ही? वैसे कोई नहीं, सारे रोड टूटे हुए, बुरी हालत है। यहाँ से आप जाएँ सारा लियाकताबाद की तरफ पूरा रास्ता सारा टूटा हुआ है, गुरु मंदिर से आगे निकले आप। मेरे हिसाब से उनको इस्तीफ़ा वापस लेना चाहिए, और कराची के लिए अगर मुस्तफ़ा कमाल के बाद कोई मेयर आए तो वो मुर्तज़ा वहाब साहब है। आपको शहर में काम होता नजर आ रहा नहीं आ रहा? नहीं नज़र आ रहा सर, हमारी सड़कें देखें, टूटी फूटी सड़कें हैं, गटर निकल रहे हैं, गटर का पानी निकल रहा है, बहुत बुरा हाल है। कराची को ऑन कर रहे हैं, और कराची की जाहिर सी बात है रिहायशी हैं और कराची के मसाइल को समझते हैं, और कोई ऐसा शख्स जो कराची में रहता हो और उसको ऑन करने का आता हो तो उसे मौका देना चाहिए काम करने का। कोई काम नज़र होते हुए नज़र नहीं आया। कौन से काम नज़र आ रहा है? आप रोडों की हालत तो देखो क्या क्या है। वो बेहतर है, अभी अब कारकर्दगी शुरू ही काम शुरू करना शुरू किया तो हटा दिया उनको, ऐसा नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब वो काम करते नजर आ रहे थे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने सारे रोड के देखे, हर जगह खड्डे, इवन के हर मेन रोड पे खड्डे हैं। मुर्तज़ा सिद्दीकी की एक साल कारकर्दगी पर कराची वाले क्या कहते हैं ये तो आपने जान लिया। अक्सर शहरियों का कहना था कि मुर्तज़ा सिद्दीकी को मज़ीद मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको सुनाते हैं दो ऐसे कबीलों की कहानी जो सालों से आपस में लड़ते थे, लेकिन उनकी दोस्ती हुई माहौल दोस्ती की वजह से। अब आप हैरान रह गए होंगे कि माहौल दोस्ती की वजह से दोस्ती होना ये कैसे हुआ है। तो फैसल ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानियों में चल रही है कश्तियाँ भी जल रही है। हम किनारे पे मौजूद हैं हम ऐसे किनारे पे हैं जहाँ पे सालों पुरानी दुश्मनी को किनारे लगा दिया गया है, और उसकी वजह आप मेरे अकब में ये मैंग्रोव्स यानी मुकामी ज़बान में तिमुर के पौधे और दरख्त देख सकते हैं। लेकिन दुश्मनी भी इसी वजह से थी और ख़त्म भी इसी वजह से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों और दरख्तों की वजह से दुश्मनी कैसे हो सकती है, और जब दुश्मनी हो सकती है तो फिर ख़त्म कैसे हो सकती है। तो फिर आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे माहौल दोस्ती ने दो लड़ते कबीलों को आपस में दोस्त बना दिया। मेरा नाम है ताजन जत फकीरानी। मोहम्मद सलीम दबलो, केटी बंदर, बोट मीरू दबलो। और ये दोनों जो कभी लड़ते थे आज इकट्ठे हैं। इनके इकट्ठे होने की वजह ये पौधे हैं। लेकिन आखिर झगड़ा था क्या? जब ये हमारी इनसे लड़ाई हो रही थी कि ये जब पौधे लगाएंगे तो हमारे मुआशी बंद करेंगे या पैसे बंद करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इसको काट रहे थे, तो फिर काट काट कर इसको ख़त्म कर दिया, पूरा सा समझो कि ख़त्म कर दिया। हमारे 300 के लगभग घर है, गांव है, तो सारे मुखालिफ थे। एक कबीले के मवेशी दूसरे कबीले के मैंग्रोव्स को चर जाते थे। दूसरा कबीला बदले के तौर पर पहले कबीले के मैंग्रोव्स काट देता था। इस आपसी लड़ाई में सिर्फ मैंग्रोव्स का नुकसान नहीं होता था। तो उसके बाद जब हमारी मछली और झींगे में भी जो है वो कमी पेशी आई।
तब्दीली आई। जो हमारे पास आए वो WWF पाकिस्तान, जिसने हमें बोला कि भाई आप इसी को क्यों कटवा रहे हैं, इसी के तो फ़ायदे बहुत हैं, तो आप इसी में अंदर थोड़ा सा काम करके देखें। हमने ये एक तंजीम बनाई इस पे काम किया, तो आपस में अभी फॉरेस्ट वालों से भी मिलके काम कर रहे हैं और WWF का भी साथ है हमारे साथ। जब WWF वाले आए तो औरतों ने उसके साथ मिलकर अच्छा काम किया। थोड़ी सी रहनुमाई दुश्मनी दोस्ती में बदल आई, परेशानी की जगह खुशहाली लाई। मुझे नालो बेबी आई, मीरू दबलो गोठ जी रवा को आया। मेरा नाम बेबी है, मैं मीरू दबलो गोट की रिहायशी हूँ। हमने ये नर्सरी बनाई है और इस नर्सरी ने हमें खुशहाल कर दिया है। जैसे माँ बच्चे को पालती है वैसे ही हम नर्सरी को पालते हैं। नर्सरी पालिंदा ये बेबी है, ये बेबी की बेबी, और बेबी अपनी बेबी के साथ मिलकर तुमर यानी मैंग्रोव्स के इन पौधों को अपने बेबी की तरह परवान चढ़ा रही हैं। तुमर की नर्सरीज ने न सिर्फ यहाँ की औरतों के हुनर में इजाफा किया बल्कि उन्हें माली तौर पर मजबूत भी किया। अब तो हम इसको बेचते भी हैं। इसकी फरोख्त से हमें अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। कुछ पैसों से हम नई नर्सरी लगाते हैं, कुछ पैसे अपने ऊपर लगाते हैं। आपने वो सुनहरी रहनुमा उसूल तो सुने ही होंगे कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए यही रहनुमा उसूल मैंग्रोव्स के लिए भी हैं। ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो ज़्यादा मछली आता है, ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो ज़्यादा झींगा आता है, ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो माहौल को ठीक करने में मदद मिलती है, यानी कि कार्बन सेक्वेस्ट्रिंग। जितने ज़्यादा मैंग्रोव्स होंगे, एक रिसर्च के मुताबिक अगर 1 हेक्टेयर एरिया पे आपके पास मैंग्रोव्स उगे हुए हैं तो उसमें माहौल से जहरीला कार्बन खींचने की ताकत 5 गुना ज़्यादा है अगर उसका मुकाबला किया जाए नॉर्मल प्लांटेशन से। मैं अभी तक तकरीबन 10,000 हेक्टेयर से ऊपर हमने लगा के चुके हैं अभी तक। इतने हवाओं का प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, ज़मीन का कटाव होता है, तो ये तुमर जहाँ पर लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर ज़मीन का कटाव बिल्कुल हो तो रहे हैं लेकिन कम, और जितने पानी का चढ़ाव था वो भी कम है। तो उसी के अलावा जितने जगह थी जहाँ पर लगे नहीं हुए थे तुमर, तो वहाँ पर लगा के फिर मच्छी के तादाद भी बढ़ गए हैं और झींगे के भी तादाद बढ़ गए हैं। तो उसी में अल्लाह का शुक्र है कि हम हमारा जो गुज़र सफ़र भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। पौधा एक, फायदे अनेक। तुमर यानी मैंग्रोव्स इस बेबी का मुस्तकबिल संवार रहे हैं, इन बेबी को माशी खुशहाल बना रहे हैं और दबलो और जत कबीले की सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल रहे हैं। तुमर यानी मैंग्रोव के इन पौधों और दरख्तों ने कई सालों की दुश्मनी को जड़ से उखाड़ फेंका है। कभी आपस में लड़ते हुए ये जत कबीला और दबलो कबीला अब मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर इन मैंग्रोव्स को प्रिजर्व कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। यानी कि कहना तो बनता है माल दोस्ती जिंदाबाद। ठीक है। ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये दोस्ती की जो वजह बनी है यही माहौल को अच्छा बनाने की भी वजह होती है। अब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी और खबरें आपके सामने रखेंगे, साथ रहिए। ठीक है। ठीक।
वेलकम बैक। अच्छा जी, अब तमाम लोग ज़रा इधर हमारी तरफ ज़रा मुतवज्जे हो जाएं। वैसे तो आप मुतवज्जे होंगे ही, लेकिन ज़रा और ध्यान और गौर से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत इंटरेस्ट की बात है। अगर आप मज़ीद खूबसूरत लगना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, आप स्मार्ट हों लेकिन आप हेल्दी हों, और उसके लिए आपको ज़्यादा मुशक्क़त भी ना करनी पड़े, एक फ्रेशनेस का एहसास हो जब आप सुबह के वक्त उठें, आपकी सुबह बड़ी खुशगवार हो। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या, आपने योगा करना है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक योगा एक्सपर्ट से करवाने वाले हैं, जो कि बहुत सारे सवालों के जवाब भी देंगे और बताएंगे भी कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि जी सांस अंदर खींचें, इनहेल करें, ये करें, प्यारे लगेंगे। अब आप ये देखें कि चेहरे की भी एक्सरसाइज आ गई है, जिसकी वजह से आपकी डबल चिन ख़त्म हो सकती है, आपके चीक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ये योगा से मुमकिन है। अमरीन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियोज़ में, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं योगा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जिम ही जा सकता हूँ और बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तभी मैं पतले हो जाऊँगा या मैं स्मार्ट हो जाऊँगी। कौन कौन लोग हैं जो कि योगा कर सकते हैं? ये सब लोग योगा कर सकते हैं? देखें, योगा इज़ फॉर एवरीवन। ओके। ना इसमें कोई जेंडर काउंट करता है, ना इसमें कोई साइज़ काउंट करता है, ना आपकी बॉडी शेप काउंट करती है, ना ही एज काउंट करती है। योगा इज़ फॉर एवरीवन। आप किसी भी एज में हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप किसी भी शेप के हैं, आप योगा कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर स्टेबिलिटी, कि आप कितना हद तक आगे जा सकते हैं। आप बिगनर ही रह सकते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हैं या प्रो लेवल पे जा सकते हैं। तो योगा इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, सब योगा कर सकते हैं। अच्छा अमरीन, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप सुबह के वक्त उठें तो कम से कम 7 मिनट अपने लिए निकालें, सुकून वाली जगह पर बैठें, वो चाहे ग्रीनरी है या आपके घर का कोई ऐसा एरिया जहाँ पर कोई शोर नहीं है, सुकून से आप बैठ रहे हैं, तसल्ली से आप सांस ले रहे हैं। ये भी योगा के उसमें ही आता है। जी बिल्कुल। देखें, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती हैं ये योगा का एक हिस्सा है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी बहुत टायर्ड होती है, ठीक है, मतलब आप उठते हैं, आप लेज़ी हो रहे होते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा अब दिन शुरू करना है। अगर आप ब्रीदिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से आप फ्रेश फील करते हैं। जब आप फ्रेश फील करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने दिन को बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। तो ये मस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। 10 मिनट्स कोई काउंट नहीं करते हैं। आपने थोड़ा सा फेशियल योगा कर लिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, बहुत अच्छा हो जाता है और आपके लिए आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, फेशियल योगा क्या है? क्योंकि ये एक नई टर्म है कि जिसको मैं सुन रही हूँ, कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं? देखें, योगा जो है बेसिकली इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं, ठीक है। हम जैसे टाइप्स बहुत सारी, हाथा योगा है, पावर योगा है, कुछ योगा हम करते हैं फॉर वेट लॉस, ठीक है, कुछ योगा हम करते हैं सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, कुछ योगा हम करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए कि चलो ठीक है हमारी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ प्रोमिनेंट होती है तो वो हमारा फेस होता है, ठीक है ना। हम कैमरे को देख रहे हों, हम लोगों को देख रहे हों या हम कहीं भी हों, सबसे पहले लोग हमारे फेस की तरफ देखते हैं। अगर आपकी फाइन लाइंस हैं, आपकी डबल चिन है और आपकी स्किन जो ग्लोन है, एग्जैक्टली आप पतले भी हैं ना, फिर भी कभी आप फ्रेश नहीं लगते, फ्रेश नहीं लगते, ऐसे मुरझाए हुआ लगता है, फिर लोग कहते हैं कुछ खाती पीती। एग्जैक्टली। तो मस्ट ये इसके लिए मेरे ख्याल से योगा बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूट्रिशन मस्ट है कि आप जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो। साथ अगर आप फेशियल योगा करते हैं तो वो जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं। आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपकी फाइन लाइंस वगैरह खत्म हो जाती हैं, डबल चिन खत्म हो जाती है और आप खुद बहुत अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स। एग्जैक्टली, आप रिलैक्स फील करते हैं। और योगा जो है ना, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप परफॉर्म करके उठते हैं, जब आप योगा ख़त्म करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप बहुत लाइटर अपने आप को फील करें। अच्छा अमरीन, होता ये है कि जब हम जिम ज्वाइन किया हुआ होता है या हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते तो कहते हैं जी आपका डाइट प्लान ये होना चाहिए, आपकी ग़िज़ा ये होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि योगा जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग करते हैं, उनका डाइट चार्ट क्या अलग होता है या जो मर्ज़ी खा लो और फिर योगा भी कर लो? देखें, अगर तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं किसी भी एक्सरसाइज के लिए, तो सबसे बेस्ट ये कि आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन हो, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स तीनों चीज़ों हो, ठीक है, तीनों चीज़ों का रेशियो मस्ट है। जब आप बैलेंस अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्दी स्किन होती है, हेल्दी बाल होते हैं, हेल्दी। बट इफ़ यू आर विलिंग टू लूजिंग वेट, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपने कैलोरी डेफिसिट पे जाना। तो योगा के लिए आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आपने कैलोरी डेफिसिट के साथ आप योगा कर सकते हैं। और अगर आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल करना चाहते हैं तो आप बैलेंस डाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। कोई स्पेशल इसकी डाइट प्लान नहीं होता है कि आपने डिज़ाइन करना है एंड देन आप कर सकते हैं।
योगा सबके लिए आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सबके लिए आराम से करें, घर में बैठ के करें, कोई आपने चोरी नहीं करनी इसके अंदर। अच्छा, मैं चाह रही हूँ जो इस वक्त हमें घर में बैठे देख रहे हैं, घर में रहते हुए सुबह उठ के आप ऐसे कौन कौन से योगा के स्टेप्स हैं जो कि कर सकते हैं? मैं चाहूँगी आप अगर हमें जी बिल्कुल मैं करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफिंग, थोड़ा सा मैं चाह रही थी ज़रा सा आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ अगर हम वैसे देखें तो वेस्ट में योगा बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। इवन 2017 की रिसर्च बताती है कि लास्ट 6 मंथ में हर 7 जो बंदा था ना वो योगा कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान में योगा का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है जितना एक वेस्ट में है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर योगा के बारे में आप पढ़ें, लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप पढ़ें, इसको समझें और उसके बाद इसको परफॉर्म करना शुरू करें। आप देखिएगा आपकी जो लाइफ है ना, वो हेल्दी जो लाइफ है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, आप उसकी तरफ जाएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मैं थोड़ी सी आपको योगा की ब्रीदिंग टेक्निक्स, ताकि ये कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। आ जाएं आप। और आप देखें कि बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स हैं, अगर आप उनका डेली रूटीन देखेंगे ना, आप अगर उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनका उठते साथ पहला काम क्या होता है, 1 गिलास पानी और फिर घर के एक पुरसुकून हिस्से में थोड़ा सा योगा करना, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट आप दे दें। अमरीन, मैं चाहूँगी जो आप स्टेप्स कर रही हैं वो साथ साथ आप हमारी आवाम को बताती भी रहें। अच्छा देखिए, आपने बहुत ईजी है, आपके पास घर में एक मैट होगा, नहीं है कोई बात नहीं, आप कारपेट पे बैठ जाएं, एक चादर बिछा लें, कोई ज़रूरी नहीं आपको कोई बहुत हाई फाई इक्विपमेंट्स चाहिए। सबसे अच्छी बात योगा की है कि आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, आपने आराम से बैठना है। सिर्फ कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपने फोकस करना है। आपने अपनी बैक को न्यूट्रल रखना है, आप ऐसे करके नहीं बैठेंगे, आप ऐसे करके नहीं बैठेंगे, आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। क्रॉस लेग मैं इस तरह से कर सकती हूँ, आप इस तरीके से बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों लेग्स क्रॉस करनी है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, ठीक है। हम थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक से स्टार्ट लेंगे एंड देन फेशियल योगा पे आएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को होल्ड करना है, बॉडी को बिल्कुल टाइट रखना है, आपकी कोर बिल्कुल इंगेज होगी, ठीक है। बैक आपकी न्यूट्रल पोजीशन में है, अपने इंडेक्स फिंगर को आपने होल्ड करना है, बाकी आपने आर्म्स इस तरीके से रखनी है। नाउ क्लोज योर आइज, नाउ इनहेल थ्रू योर नोज। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल अंदर टक होगा, और जब एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल बाहर होगा, जैसे हवा भरते हैं गुब्बारे में, इस तरह से आपने इनहेल करते वक्त होंगे, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो जैसे हवा गुब्बारे में से निकालते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। होल्ड योर इंडर फिंगर्स, इनहेल थ्रू योर नोज, hold your breath and exhale through your mouth. Again, inhale through your nose, exhale through your mouth. Last time, big inhale and open mouth, exhale. Relax. Slowly open your eyes. अपनी आंखों को बिल्कुल आहिस्ता से खोलें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फुल आर्म्स अप, होल्ड करेंगे, काउंट करें 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल, रिलैक्स। अब आपकी बॉडी वार्म अप पोजीशन में आ चुकी है, अब आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट करते से आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको योगा के फेशियल बता रही हूँ एक्सरसाइजेज जो आप घर में डेली बेसिस पे कर सकते हैं, बहुत आराम से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, आपने रिलैक्स होकर बैठना है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है। आपकी 2 फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इससे आपने सारा योगा करना है। सबसे पहले आपने टैप करना है ऑन योर फोरहेड 3 टाइम्स, टैप tap and tap. Now with both hands, tap, tap and tap. Slowly open your eyes. With your ring finger, आपने अपने eyeball पे clock and anti-clockwise tap करना है. Yes, tap, tap and tap. Now look up and with your little finger under eyes में टैप करना है। ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको 3 and 4 टाइम्स टैप करेंगे। देन अगेन विद योर 2 फिंगर्स टैप योर नोज टिप, टैप टैप एंड टैप। नाउ स्माइल एंड टैप। नाउ टैप ऑन योर चिन एंड होल्ड। नाउ आपने प्रेस करना है, अपनी चिन को आप प्रेस करते जा रहे हैं। कीप इन रिमेंबर बॉडी आपकी बिल्कुल न्यूट्रल पोजिशन में है एंड टैप।
आपने अपने थंब को अपने एयर के अंदर करना है, आपकी फिंगर्स अप हैं, ठीक है। नाउ प्रेस प्रेस प्रेस, नाउ हेड डाउन, प्रेस, स्लोली आप प्रेस करते हुए लेके आएंगे अपनी नेक तक, देन लुक अप, हाथ आपके आगे आ रहे हैं, चिन के ऊपर आएंगे, लुक अप विद योर 3 फिंगर्स। आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, लॉक, देन अदर साइड लॉक एंड रिलैक्स। अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, ऊपर देखना है, डबल चिन आपको पता है हमारी ख़वातीन का एक प्रॉब्लम है, आपने इस तरीके से बैठना है, ऊपर देखना है एंड पाउट बनाना है। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, लास्ट टाइम, रिलैक्स। स्माइल करना है विद योर नकल्स, नकल्स से हमारे ये जो है इसके साथ आपने स्माइल करना है, स्लोली इसको स्ट्रेच करेंगे, लॉक अगेन, स्ट्रेच, लॉक अगेन, स्ट्रेच, लॉक। ये जो हमारे नेल्स हैं ये हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। आपने नेल्स को रब करना है इस तरीके से, फारिग बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने बस रब करते रहना है, ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। देन लास्ट में आपने रब करना है, हाथों को अच्छी तरीके से रब करेंगे एंड देन अपने पाम्स को फेस पर रखना है, रिलैक्स। जस्ट 3 to 4 मिनट्स में आप डेली अगर फेशियल योगा करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो बिलीव करें आपकी स्किन, आपके नेल्स एंड हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। वाह वाह, मतलब ज़बरदस्त कि आप देखिए अपने घर में बैठे हुए सिर्फ चंद मिनटों में आपने कितना ज़बरदस्त काम किया है। ये अमरीन, थैंक यू सो मच, आप आई और ये मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, इसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने अपने फिंगर्स को कैसे यूज करना है, किस पोजीशन में घुमाना है, जी ये बड़ा जरूरी है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच अगेन। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा आपने ख्याल रखना है, 2 दिन आपने बेस्ट ऑफ नया दिन जरूर देखना है, अपना फीडबैक देना है हमें हमारे फेसबुक पेज पर, और इसके अलावा दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।